उपचुनाव के रण में शिवराज और महाराज की जोड़ी बड़ी किलेबंदी करने मैदान में उतर रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ग्वालियर चंबल में पहली बार शिवराज महाराज का मेगा शो होगा। 22, 23 और 24 अगस्त को शिवराज महाराज, बीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के दिग्गज क्षेत्र में कांग्रेस की नाकेबंदी करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराया जाएगा। महल की देखरेख में बीजेपी समारोह की भव्य तैयारी कर रही है। 22, 23 और 24 3 दिन का श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी और तमाम सारे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो उस दिन मौजूद रहेगा। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 साल कांग्रेस में रह के काम किया है, वो आज सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का ये पहला ग्वालियर दौरा है, इसलिए उनकी एंट्री पर बीजेपी बड़ा धमाका करना चाहती है। कांग्रेस से अब तक की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज तोड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की इस तैयारी से कांग्रेस जरा भी विचलित नहीं दिखती। ये उसी पार्टी के लोग हैं जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती, मिस्ड कॉल के नाम पर इतने मेंबर बनाए थे, और मिस्ड कॉल के नाम पर जितने मेंबर बनाए उसमें मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वो मिस्ड कॉल के कार्यकर्ताओं ने ही भाजपा को डुबो दिया था। वहाँ हमारी सरकारें बनी हैं। और यदि 10,000 लोग सिंधिया जी कथित तौर पर कांग्रेस से भाजपा में ज्वाइन करवा लेंगे तो वो खुद गुना में क्यों नहीं जीत गए? 10,000 लोग उनके साथ थे। तो दोनों ही पार्टियों की नजर ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर टिकी है। बीजेपी का मकसद मेगा शो और 10,000 कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग से कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। उधर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी भी कुरुक्षेत्र में उतरने की बड़ी तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में जोड़ियों के बीच टकराव तय माना जा रहा है, लेकिन सफल कौन होगा इसका फैसला ग्वालियर चंबल की जनता ही करेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है ग्वालियर चंबल की किलेबंदी। किलेबंदी की बात है तो जोड़ियों की बात भी होगी, और मध्य प्रदेश की बीजेपी की एक नई जोड़ी जो हमें इस उपचुनाव में बहुत ताकत के साथ नजर आएगी वो है महाराज और शिवराज। शिवराज और महाराज यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतरेंगे और ये एक नई जोड़ी दिखेगी। राजनीति में जोड़ियों का बड़ा महत्व है। अगर आप बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो अटल और आडवाणी जी की जोड़ी है, और वर्तमान जोड़ी को तो कौन नहीं जानता है। प्रधानमंत्री के साथ उनके विश्वस्त सहयोगी, उनके साथी, हालांकि उम्र का अच्छा अंतर है, लेकिन चर्चा जोड़ी के तौर पर ही होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में एक समय मोती माधव की जोड़ी चर्चा में रही थी। माना यह गया था कि अर्जुन सिंह जी के मुकाबले तत्कालीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, अभी भी हैं, मोतीलाल वोरा जी, उनके साथ माधवराव सिंधिया जी की जोड़ी बनी थी, और ये जोड़ी राजनीति में मोती माधव की जोड़ी कहलाई। और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जोड़ी से कौन नावाकिफ़ है। चाहे कांग्रेस का वो समय हो जब दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और इन जोड़ियों में एक चीज़ कॉमन रही, इसमें एक मुखर होता है और एक पर्दे के पीछे रहकर पूरा सपोर्ट मुहैया कराता है। और ऐसा भी हमने देखा कि एक केंद्र की राजनीति में रहता है तो एक मुख्यमंत्री रहता है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ केंद्र में मंत्री थे, और सिंधिया साहब के लिए कहा जा रहा है कि जल्दी वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं। यानी ये बहुत साफ रहता है कि कोई किसी के दायरे में दखल नहीं करेगा। आडवाणी जी थे तो आडवाणी जी का ये साफ था कि अटल जी जब तक आप हैं, प्रणब में हैं, आप आगे बढ़ें, हम पीछे आपका झंडा लेकर चल रहे हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग जो है जोड़ियों की ताकत को बढ़ाती है। केंद्र में सिंधिया जी बल्लेबाजी करेंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज जी करेंगे, और कितना इसका असर होगा, क्योंकि अब वो समय करीब है जब उपचुनाव के लिए बीजेपी जोर शोर से आगाज कर रही है। मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ऋषि पांडे जी, उनका बहुत स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर कहूँगा, लेकिन युवा सीनियर लीडर कहूँगा,
पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। ऋषि जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम फिर मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। किस तरह आप देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की इस नई जोड़ी को, जो एक बहुत अनुभवी जोड़ी जो कांग्रेस की है उससे टक्कर लेने जा रही है, महाराज और शिवराज। हालांकि ये दोनों भी अनुभवी प्लेयर हैं और काफ़ी मजबूत जोड़ी है, और उधर तो पुरानी वेटरन जोड़ी है। किस तरह आप देखते हैं? थोड़ा पीढ़ी का अंतर है दोनों जोड़ियों में जी। उम्र और अनुभव के आधार पे यदि हम देखें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की जोड़ी भारी दिखती है, लेकिन लोकप्रियता और मैदानी जमावट और जो आसन्न चुनौतियां हैं उससे निपटने की क्षमता के को यदि हम पैमाना माने तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी भी टक्कर की जोड़ी है। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि इसी जोड़ी के बलबूते कांग्रेस बैकफुट पर है, क्योंकि उसके एक तो 22 विधायक तो गए, लेकिन उसके बाद भी विधायकों के जाने का सिलसिला थमा नहीं। 3 और विधायकों ने इस्तीफा दिया। इस तरह कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। आज जो सिंधिया जी जिसके ऊपर बीजेपी ने पूरा दांव खेला है, और उनके साथ शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी जो ग्वालियर में अगले हफ्ते से वहाँ जाके अगला हफ्ता नहीं 2 दिन बाद से ही शुरू होगा, और एक बड़ा मेगा शो बीजेपी उसके लिए ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें बीजेपी का भी टॉप टू बॉटम पूरा एक लीडरशिप वहाँ पे दिखेगी। और एक आप देखिए, जब सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद शरद जी देश की स्थितियाँ कैसी बनी। कोरोना के चलते वो कोई शो नहीं हो पाया, उनके स्वागत का वो जो जलजला दिखाना चाहते थे वो जलजला भी नहीं दिखा पाए। और अब वो जो समय आ गया उनकी अपने क्षेत्र में, जो कि ग्वालियर चंबल संभाग सिंधियाज का अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो कल परसों आपने जब वो इंदौर आए थे तब कांग्रेस ने चुनौती दी थी कि यदि इतनी लोकप्रिय है तो वो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे क्या घबराहट है। चूंकि प्लानिंग पहले से थी सिंधिया को ग्वालियर में लेके जाने का, क्योंकि सिंधिया की एक तरीके से लॉन्चिंग, बीजेपी पॉलिटिकल लॉन्चिंग जिसको हम कहेंगे, वो ग्वालियर चंबल संभाग से होगी। वैसे भी उपचुनाव में ज़्यादातर सीटें इसी ग्वालियर चंबल संभाग से है, जहाँ पर सिंधिया जी की मौजूदगी, सिंधिया जी की प्रेजेंस का बीजेपी भरपूर लाभ लेना चाहेगी। और सिंधिया जी के लिए भी चुनौती का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो उन्हीं का क्षेत्र है कि जहाँ से जिस क्षेत्र के दम पे वो मध्य प्रदेश की राजनीति को संचालित करना चाहते थे, कांग्रेस में संचालित करना चाहते थे, और अब बीजेपी को भी संचालित करना चाह रहे हैं। यदि वहां पर उनकी कमजोर होती ताकत तो वो निश्चित तौर पे आगे के राजनीतिक गणित के हिसाब से बहुत निर्णायक होगी। बड़ी बात यह है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्वालियर चंबल रीजन में जो उनका अपना रीजन है और जो इस उपचुनाव का केंद्र बिंदु है, वहाँ पर किस तरह का असर हम देखेंगे। हालात बदले हैं। वो सीनियर लीडर जो बीते करीब 19 सालों से कांग्रेस का परचम लेके उस रीजन में दौरे करता रहा है और एक लोकप्रिय राजनेता की छवि के साथ आगे बढ़ता रहा है, वो अब बीजेपी के परचम तले आगे बढ़ेंगे तो किस तरह की एक रिपल्स होंगी, लहरें होंगी। उमाशंकर गुप्ता जी की एक छोटी प्रतिक्रिया लेकर मैं कमलेश्वर जी की तरफ बढ़ूंगा। उमाशंकर जी, आप किस तरह देखते हैं? एक नई राजनीतिक जोड़ी तो है, 2018 में नारा कुछ और था और अब नारा कुछ और है। माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, और अब है कि शिवराज भी हैं, महाराज भी हैं, और कांग्रेस से एक टक्कर लेने की तैयारी भी है। ये जोड़ी किस तरह से आप ये दावा करते अगर हैं कि एक नायाब जोड़ी है, और कांग्रेस की जो अनुभवी नेताओं की जोड़ी है, चेतन चौहान और सुनील गावस्कर अगर हम कहें, तो किस तरह से टक्कर देगी उनको? क्या क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी उमाशंकर जी। शरद जी, जी ऋषि जी भी बैठे हैं, शरद जी मेरे मित्र कमलेश्वर जी भी हैं जी। हम ये जानते हैं कि शिवराज जी की एक ताकत, यानी भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत है उस क्षेत्र में। मैं उसी क्षेत्र पे केंद्रित करता हूं अपने आप को, वो अपने है ही। और वहाँ कांग्रेस के नाम पर अगर ताकत थी तो वो सिंधिया जी की थी जी। तो बीजेपी की ताकत जो है उसके साथ अब सिंधिया जी के समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, ये प्लस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो निश्चित ही आप
कमलेश्वर जी स्वीकार नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की कोई ताकत थी तो वो सिंधिया थे, और वो सिंधिया जी अब अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जनप्रतिनिधियों के साथ, समर्थक भी सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने आत्मीयता से उनको आत्मसात किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत ग्वालियर चंबल संभाग में मैं ऐसा मानता हूं कि काफी बढ़ गई है सिंधिया जी के साथ आने के बाद, और उसका फायदा निश्चित ही उपचुनाव में मिलेगा। हम जानते हैं कि पिछला 2018 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाई तो उसका बहुत बड़ा कारण था कि ग्वालियर चंबल संभाग में हमें सफलता इस बार नहीं मिल पाई थी। और वो ग्वालियर चंबल संभाग में अगर कांग्रेस जीती थी तो सिंधिया जी के कारण जीती थी, और वो सभी लोग, अधिकांश लोग विधायक से इस्तीफा देकर और सिंधिया जी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो अब उस संभाग में जब चुनाव, मेनली 16 विधानसभा वहाँ की, बाकी बाहर की 11 विधानसभा हैं, ये चुनाव होगा तो निश्चित ये जोड़ी, जब सिंधिया जी की साथ शिवराज जी की जोड़ी, हमारे पुराने नेता वहाँ हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर है, प्रभात झा हैं, नरोत्तम जी हैं, अनेक ऐसे वहाँ के नेता हमारे हैं, ये सब जब तो मिलकर 6 महीने के लिए राजधानी बना देना चाहिए। उमाशंकर जी, जितना महत्वपूर्ण हो गया है ग्वालियर, अब पूरी लीडरशिप बीजेपी की ताकतवर तो अब ग्वालियर से ही है। बनी गई है जी, बनी गई है जी, बिल्कुल ठीक है। गया है, उसको तो कहें, हम कहें या ना कहें, लेकिन उपचुनाव तक तो ग्वालियर एक बहुत बड़ा राजनीतिक का केंद्र बन गया है। और आप भी प्रभारी रहे ग्वालियर के, और मैंने सुना है कि कुछ रागात्मक संबंध भी हैं ग्वालियर से, तो आपका भी बड़ा अटूट रिश्ता है ग्वालियर से। जी हाँ, जी हाँ, जी 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 हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए कमलेश्वर जी की तरफ चलता हूं। कमलेश्वर जी, सुनिए आपने आपके वरिष्ठ राजनीतिक साथी उमाशंकर जी की बात, आपके पास क्या उत्तर है इसका कि आप किस तरह से काउंटर करेंगे? आप तथाकथित विश्वासघात के मुद्दे को लेकर बार बार मुखर होती रही है कांग्रेस, इस मसले पर जनता क्या मुहर लगाएगी ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन अभी जो बीजेपी का कहना है और जो समीक्षकों का भी कहना है कि एक वैक्यूम बना है सिंधिया जी के जाने से ग्वालियर चंबल में। अब 22 अगस्त से ये जो आगाज हो रहा है उसकी भरपाई क्या डॉक्टर गोविंद सिंह कर पाएंगे, या किस तरह से आप इसका जवाब देंगे? के मिश्रा को आप तैनात कर ही चुके हैं टॉप लीडरशिप कांग्रेस की ग्वालियर में। जी कमलेश्वर जी। देखिए, सच बात तो ये है कि ये वहाँ के कार्यकर्ता और आमजन और कांग्रेस पार्टी के चाहे नेता हो, सभी लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। और ये जो लोग छोड़ के गए हैं उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है जो उनके व्यक्तित्व की वजह से चुनाव में जीत हासिल हुई थी। ये कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान दिया था, उनके कहने पे जो टिकट दिया था, उनको इतनी इज्जत दी थी, केंद्र में मंत्री बनाया, प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे, और जो मान सम्मान दिया उनके कहने से पूरे डिसीजन होते थे। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गए जरूर हैं वो। अब किस मुंह से जो पहले गाली देते थे भारतीय जनता पार्टी की इसी वर्तमान मुख्यमंत्री जी को कितना कोसते थे पानी पी पी के, मोदी जी को कितना पानी पी पी के कोसते थे, आज कैसे वो अपनी पुरानी बातों को कितना जल्दी बदल देंगे, ये समझ से परे है कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रमों की दुहाई देते थे। यहाँ तक कि 6 महीना पहले तक बहुत सारे जो कर्ज माफी से लेके बहुत सारे सरकारी कार्यक्रमों में जब जाते थे तो भूर भूर के प्रशंसा करते थे। तो ये कैसे चोला बदल लेंगे इतना जल्दी, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में आता है कि हमारी नैतिकता क्या है, और हम कह सकते हैं कि कोई नैतिकता नहीं है, ये स्वार्थी लोग हैं, और ऐसे लोगों को सबक मध्य प्रदेश की जनता सिखाएगी। और खासकर 25 जगह जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, जिनको वहां की क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए चुना था, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, 5 साल वहां की जनता की सेवा नहीं की, बल्कि पद की लोलुपता में और धन बल की लोलुपता में जो चले गए हैं, ऐसे लोगों की वहां जनता सबक सिखाएगी। और ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं का मेला नहीं चलेगा जो अपनी अपनी बोली लगा के अपने स्वार्थ के लिए कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया, बिना विधायक के 14 मंत्री बन गए। ये भी देश के इतिहास में हम कहेंगे रजिस्टर्ड हो गया, इतिहास कायम हो गया। पर इन सब बातों को देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। जाएं तो देखिए किस तरह से घुसने नहीं दे रहे इनको। तो ये
सबसे बड़ा दुख का विषय तो है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय उमा शंकर गुप्ता जी जैसे, जो 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिएगा, सुन रहे हैं सर, आदरणीय उमा शंकर गुप्ता जी जैसे जो स्थापित नेता लोग हैं, उनकी क्या दुर्दशा है बेचारों की। चुने हुए विधायक बैठे हुए हैं और बिना विधायक के मंत्री बने घूम रहे हैं, तो क्या दुर्दशा हो रही है। क्या वहां के कार्यकर्ता भाजपा के इनको एडजस्ट कर पाएंगे? तो देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो नेता, वो हम कह सकते हैं कोई कार्यकर्ता नेता नहीं गया है। जो व्यक्तिगत लगाव वाले लोग थे वो चले गए, अब कोई नहीं जाने वाले हैं। जो 10,000 लोग शामिल होंगे ये वही लोग हैं जो पहले जा चुके हैं, उन्हीं को महिमा मंडित करके दोबारा शामिल कराएंगे। अब हमारे कार्यकर्ता, हमारी तो बात होती रहती सबसे, इतना आजादी महसूस कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि इतनी मुस्तैदी से फिर से कांग्रेस पार्टी वापस आएगी और वहां के कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ेंगे, आम मतदाता वहां के चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, वो 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है, चाहे वो बिजली के बिल का हो, चाहे कर्ज माफी का हो। कमलेश्वर जी, अभी एक राउंड और होगा, एक राउंड और रहेगा, उसमें आप अपनी बात रखिएगा मजबूती से। ऋषि जी, कमलेश्वर जी का आशावाद खनक दमक के साथ ये दावा कर रहा है कि वहाँ तो एक किस्म की आज़ादी है ग्वालियर चंबल में, अब कार्यकर्ता अपने को फ्री महसूस कर रहा है। मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि महल की राजनीति का जो तथाकथित दबाव था, आक्षेपित दबाव था, उससे कार्यकर्ता मुक्त हो गया है। ये कितना सही दावा है ये भी कसौटी पर है और नतीजे हमें बताएंगे। लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि क्या ये जो विश्वासघात की बात कांग्रेस कर रही है और महल की राजनीति का प्रभाव अब समाप्त होने की बात कर रही है, क्या ये मैटर करेगा ग्वालियर में? मुझे नहीं लगता ये मैटर करेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है वो बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, महल के इर्द गिर्द ही रही। जब तक विजयाराजे सिंधिया साहब जीवित थी, जब तक बीजेपी की पूरी राजनीति वहीं से संचालित होती थी। और उसके बाद जब से कांग्रेस में माधवराव जी और उसके बाद ज्योतिरादित्य जी, इनके कारण ही वहाँ पे कांग्रेस की पहचान, यही कांग्रेस के चेहरे हैं। जैसा कि मैं कमलेश्वर जी की बात सुन रहा था, कमलेश्वर जी की को बिल्कुल हक है ये बात कहने का कि वहाँ की जनता इससे मुक्त, कार्यकर्ता मुक्त, गुलामी से मुक्त हुआ। तो आज तक इतने सालों तक गुलामी सहन करने की इजाज़त क्यों दी पार्टी ने? और उन्हीं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस चाहती तो एक पैरेलल नेतृत्व खड़ा कर सकती थी, एक सेकंड लाइन डेवलप कर सकती थी, जो कि सिंधिया विहीन होता। उस स्थिति में कम से कम आज जो कांग्रेस को डेंट लगी है, आज कांग्रेस के पास, शरद जी, असलियत ये है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको आगे रख के वो चुनाव लड़े। गोविंद सिंह को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या इसीलिए आपको लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव को एक भावनात्मक लहर के तौर पर ले जाने के लिए तत्पर दिखती है? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के पास ऑप्शन भी, आप देखिए कितने लिमिटेड ऑप्शन है। उन 24 सीटों पर, जो 16 सीटों पर जहाँ पे उपचुनाव होना है, पहली बात वहाँ पे कैंडिडेट को, उम्मीदवारों का चयन, क्योंकि आज तक जो भी उम्मीदवार का चयन हुआ है वो सिंधिया परिवार की मर्जी से हुआ है। तो वहाँ पर दूसरा कोई दावेदार ही पैदा नहीं हुआ। जो भी हुआ, नंबर 1 भी सिंधिया के थे, नंबर 2 भी सिंधिया के थे, नंबर 3 भी सिंधिया के थे। तो उन 1, 2, 3 में से किसी एक को टिकट मिल जाता था। तो बाकी कोई चूंकि गुट था ही नहीं, तो वो विकल्प वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे कांग्रेस ने। यदि गुलामी से आज़ाद महसूस कर रहा है तो इस गुलामी की तरफ धकेलने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने ही तो किया है। और आज जो आज मैं बीजेपी के साथ सिंधिया के आने के बाद ऐसी स्थिति होगी, इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहाँ बीजेपी ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश है और जगह जगह बीजेपी का अच्छा नेटवर्क है, संघ का नेटवर्क है। बीजेपी के तमाम लीडर वहाँ से आते हैं, जैसा आप नाम उमाशंकर जी भी गिना रहे थे, वो तमाम नेता वहाँ पे, तो सबका अपना अपना नेटवर्क भी है। तो वो बीजेपी के साथ वो वाली लागू नहीं होगी जो कांग्रेस के साथ दिक्कत है। चलिए, ये भी वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बात तो है, और एक वैक्यूम की जो स्थिति बनी है उसे भरने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से है, और डॉक्टर गोविंद सिंह उसके सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरते दिखते हैं। जो मेरा ये कहना था कि यदि वैक्यूम है तो कांग्रेस को समय रहते, इसके पहले भी अवसर था, कांग्रेस को शायद ठीक कर सकती थी। आज वो संकट उसको नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये दोनों ही पार्टियों की चुनौती है कि जहाँ भी दिग्गज राजनेता है वहाँ फिर आप नंबर 2, 3 को देखना चाहते हैं तो अवसर अब बहुत सिमट गए हैं। और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश या कांग्रेस की राजनीति को आप देखेंगे तो जो तीसरी पीढ़ी अपना इंतजार कर रही है वो भी 50 के आसपास पहुंच चुकी है। इससे हम राजनीति के टफ कंपटीशन लेवल को हम समझ सकते हैं। इस मामले में शिवराज जी की पीढ़ी, उमाशंकर जी की पीढ़ी फॉर्चुनेट इनफ थी, भाग्यशाली रही कि सही वक्त पर सही मौके मिले। उमाशंकर जी मुझे लगता है करीब 2.5 दशक पहले महापौर रह चुके और उसके बाद बड़े दायित्व निभाए, लेकिन आज आलोक शर्मा जी को या फिर उनके साथ की और जो पीढ़ी है, रामेश्वर जी ज़रूर कतार में है,
विश्वास जी भी हैं, लेकिन उसके बाद की एक पूरी पीढ़ी अपना इंतज़ार अभी भी उसका बना हुआ। उमाशंकर जी, जो मुद्दे कांग्रेस के हैं उसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि वो एक इमोशनल अपील के साथ बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि उसके पास जो व्यवस्था है, एक बड़ा चमकता सितारा उसका उस रीजन का, उसी रीजन का नहीं, मध्य प्रदेश का, वो अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो भावनात्मक अपील के सहारे बीजेपी की ताकत को चुनौती दे। आपके पास इसकी क्या काट होगी? जी उमाशंकर जी। सर जी, एक तो कमलेश्वर जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, कि हमारे में कोई बेचारापन नहीं है। हमने इस अराजकता के वातावरण वाली सरकार को उखाड़ के फेंका है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरे सहित और सभी वरिष्ठ नेता बड़े आनंदित हैं कि हमने इस कांग्रेस के कुशासन से इस प्रदेश को मुक्त किया है। जी। और उनका बेचारापन मैं समझ सकता हूं कि बहुत मुश्किल से मंत्री बने थे और 1.25 साल में ही जाना पड़ा। कमलेश्वर जी चंबल ग्वालियर संभाग से नहीं आते हैं, इसलिए शायद उतनी ग्राउंड रियलिटी उनको ध्यान में नहीं है। आप देखिए कि सिंधिया जी का, जैसा भी ऋषि जी बहुत ठीक ढंग से कह रहे थे कि विजयराजे सिंधिया जी के समय से ही सिंधिया परिवार का, महल का काफी असर रहा है और वहाँ की राजनीति में। दूसरा, ग्वालियर चंबल संभाग यानी वहाँ बीजेपी कोई माइनस नहीं है, बीजेपी लगातार जीतती रही है, हारती रही है, बराबरी की टक्कर सिंधिया जी से बीजेपी की रही है। और कांग्रेस की राजनीति आप देख लीजिए कि कांग्रेस की राजनीति एज ए पार्टी होल नहीं है, अलग अलग ग्रुप में लीडर्स हैं, जैसे कहते हैं कबीले से बन गए हैं। कुछ दिग्विजय सिंह जी का है ग्रुप, मगर दिग्विजय सिंह जी का चलेगा, कुछ हमारे कमलनाथ जी का है, अब श्रीनिवास तिवारी जी नहीं रहे, नहीं तो बिंद में इंद्रजीत सिंह जी थे अर्जुन सिंह जी के साथ। जब तक संक्षेप में आगे रहेगा, अलग अलग चलता रहा। कांग्रेस के नाम पर राजनीति नहीं होती, उनके समर्थक, उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद भी आप देखेंगे तो अपने नेता की जय जयकार में लगे रहते हैं। तो ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। जहां तक आपने जोड़ी की बात की तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में एक बहुत बड़ा नेता प्लस हो रहा है चुनाव के प्रचार के लिए, और कांग्रेस की जोड़ी में से एक बहुत बड़ा नेता माइनस हुआ है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की जो स्थिति आज है वो हमारे सामने है। कोई एक नई प्रेरणा देने वाला ये जोड़ी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को तो मध्य प्रदेश की जनता बुरी तरह नकार चुकी है, देख चुकी है, और यहाँ तक कांग्रेस में भी उनकी कोई महत्व रह नहीं गया है, दुर्भाग्य से, जो उनके सारे क्रियाकर्म है उसके कारण। और प्रदेश की जनता ये देख रही है, ग्वालियर चंबल संभाग में अगर कांग्रेस को वोट मिलता था तो वो सिंधिया जी के कारण मिलता था, जिस अंचल में जो नेता है उसके कारण मिलता था। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँ, नाराज नहीं हो कमलेश्वर जी, कि कांग्रेस के नाम पर जो हमारे साथी जीतते थे, आज कांग्रेस बची कहाँ है? आज दुर्गति तो देखिए ना, राष्ट्रीय। चलिए मैं जवाब लेता हूँ गुप्ता साहब, कोई बनने को तैयार नहीं, जवाब ले लेता हूँ कमलेश्वर जी से, कांग्रेस वक्त कम है मेरे पास। सोनिया गांधी, राजीव गांधी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो अगर आप? नहीं रही है, इतनी सिमट गई है कांग्रेस की सोच, ये भी सारी जनता देख रही है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि विधायक इस्तीफा देकर, कमलेश्वर जी मुझे लगता है उमाशंकर जी सुन नहीं पा रहे हैं, आता तो माना जा सकता था। कमलेश्वर जी आप अपनी बात कह सकते हैं। पूरा का पूरा ग्रुप छोड़कर आया है, 6 मंत्रियों ने छोड़ा है, 16 विधायकों ने, कमलेश्वर जी अपनी बात कहिए। मंत्रियों ने छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे देखिए नेता को छोड़ना पड़ा। गुप्ता जी हमारे बहुत वरिष्ठ है, गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ है, गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाए। सच बात तो ये है कि जो इन्होंने कहा कि ग्वालियर संभाग से कोई वास्ता नहीं रहा है, हम भी संगठन में काम करते हुए 20 साल तो हो गए और सभी रीजन में घूमा है और वहां के लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो गलत फहमी पाल के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, ये दूर कर ले। पहले उनके पिताजी भी गए थे, विकास कांग्रेस बनाई थी, क्या स्थिति हुई थी, कितने चुनाव जीते थे। देखिए कांग्रेस पार्टी की वजह से, हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साथी भी बीच में उल्लेख कर रहे थे कि वहां जो भी है कांग्रेस की वजह से है, सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंधिया जी की पहचान कांग्रेस की वजह से पूरे देश में बनी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया था। और यही हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी उपचुनाव में प्रचार करने आई थी उनके लिए, और आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी पूरा परिवार का सदस्य मानते थे और उनको हर दायित्व
में इन्वॉल्वमेंट करते थे, यहाँ तक कि CWC मेंबर तक बनाया था, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, केंद्र में मंत्री बनाया था। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी से उनकी पहचान नहीं थी, उनकी पहचान कांग्रेस पार्टी की वजह से थी। और जो विधायक छोड़ के गए हैं, लड़ लेते निर्दलीय, सिंधिया जी के नाम से लड़ लेते, पता चल जाता कितना जीत के आते। तो जो जीते थे, कांग्रेस पार्टी को जनमत मिला था, कांग्रेस पार्टी को वहां के मतदाताओं ने वोट दिया था। पर ये कांग्रेस के साथ तो धोखा किया ही है, साथ साथ प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया है। और अराजकता की सरकार तो अभी चल रही है। 6 महीने में क्या स्थिति हो गई, यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं, बिजली के बिल में जेल में डालने की कोशिश हो रही है, किसान बदहाल है, बिजली मिल नहीं रही है, क्या बात कर रहे हैं। आज अवैध उत्खनन को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है। अराजकता की स्थिति तो अभी हो गई है, ट्रांसफर उद्योग लगा हुआ है, आए दिन कोरोना के संक्रमण काल में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह की सरकार का जवाब जनता देगी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव होने दीजिए, 27 सीटें जीतेंगे और सारी गलतफहमी इनकी दूर होगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर आदरणीय गुप्ता जी से बात करेंगे। शुभकामनाएं कांग्रेस को भी और शुभकामनाएं बीजेपी को भी, क्योंकि जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, जनता की निगाह, बात करेंगे कमलेश्वर जी, बात तो करते ही रहेंगे। जनता की निगाहों में जो चमकेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन नमस्कार। ये सही बात है कि 2018 का था शायद ये मंजर, या उसके पहले का था, इसको लेकर थोड़ा भ्रम है मुझे। लेकिन ये घटना बिल्कुल घटी थी और घटना ये थी कि राहुल गांधी की मौजूदगी में ग्वालियर में हुई एक रैली में मंच पर दिग्विजय सिंह बिल्कुल पीछे खड़े थे, हाथ बांधे हुए। और ये उनका कॉल है जिसका वो पालन बड़ी मजबूती से करते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी प्रतिनिधि हो तो वो मंच पर कुर्सी संभालते हुए बैठते नहीं हैं। और ये उन्होंने उस दिन भी कहा था। और जब बाद में पत्रकारों ने उनसे पूछा भी था कि आप पीछे खड़े थे, तो उन्होंने एक तो ये बात कही और दूसरा कहा कि मैं तो अब डूबता हुआ सूरज हूँ। ये सही बात है कि वो डूबते हुए सूरज हैं, ये सही बात नहीं है। बात ये है कि उनके अनुभव और उनके राजनीतिक ज्ञान का पूरा फायदा कांग्रेस को मिला है। लेकिन ये सही है कि राजनीति के आकाश में आगे बढ़ते हुए और धधकते हुए सूरज की तरह जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। लेकिन ये जनता के ऊपर है कि शिवराज और महाराज की इस जोड़ी को, जिसने 2018 में एक दूसरे की मुखालिफत करते देखा था, इस बार साथ चुनावी प्रचार और रैलियों में भाग लेते हुए जब वो देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना और जानना बहुत दिलचस्प होगा। और द्विदलीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर में ये नया पेच राजनीति को बहुत दिलचस्प भी बना रहा है। आप तीनों पैनलिस्ट का धन्यवाद, नमस्कार।